Hi everyone, मेरा नाम अभिषेक है. A couple of days ago I made a video on Abhijit Chavda, the historian's video. वहाँ पे वो बात कर रहे थे कि जो बंगाली लोग हैं उनकी एथनिसिटी क्या है, आर्यन या द्रविडियन. इस टॉपिक पे उनकी डिस्कशन थी और मैंने उस पर अपना रिव्यू दिया. और एक व्यूअर ने मुझे कहा कि उन्होंने ये चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है एक पॉडकास्ट के साथ. रणवीर आहलूवालिया, बियर बाइसेप्स, यस उनका नाम, उनकी चैनल का नाम है. उनके साथ बातचीत में तो मैंने उन्हें रिप्लाई दिया कि मैं ट्राई करूँगा उसको देखने की. और फिर देखते हैं कि मुझे क्या, मेरी अब तक की ओपिनियन में क्या चेंज आता है उससे, या फिर मुझे हो सकता है कुछ नया सीखने को मिल जाए. तो देखते हैं. और हाँ, ये वीडियो लगभग 1 घंटे से ज़्यादा की है, तो मैं कोशिश करूँगा इसे डिफरेंट पार्ट्स में करने की. लेट्स वॉच. दोस्तों, कहते हैं कि हिस्ट्री, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे स्कूलिंग में गलत सिखाया जाता है. हाँ जी, जो हिस्ट्री हम स्कूल में पढ़ते हैं वो फ्रैगमेंटेड हिस्ट्री है. हमारी स्कूल वाली हिस्ट्री थोड़ी सी अधूरी है. और इसी अधूरेपन को मिटाने के लिए आज द रणवीर शो हिंदी पर आए हैं अभिजीत चावड़ा. ये एक साइंटिस्ट है जिनका इंटरेस्ट हिस्ट्री है. वो हिस्टोरियन भी माने जाते हैं. अगर आप इंटरनेट पर आप उनके बारे में सर्च करोगे तो आपको सिर्फ हिस्टोरिकल वीडियोस मिलेंगे. जितने भी गेस्ट इस पॉडकास्ट पर आए, ये शायद उनमें से सबसे ज़्यादा लर्नड है, सबसे ज़्यादा वेल रेड है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है और सभी चीज़ों को एक साइंटिस्ट के नज़रिए से देखता है. ये है भारत के 10 ऐसे सीक्रेट्स जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए. उन्हीं सीक्रेट्स को लेकर आए हैं रणवीर अलाहाबादिया और अभिजीत चावड़ा द रणवीर शो हिंदी पर. एंजॉय. दोस्तों नमस्ते. जिस इंसान को मैं आज आपके सामने पेश करूंगा उनका नाम है अभिजीत चावड़ा. अभी ही एक भयानक सा इंग्लिश एपिसोड रिकॉर्ड किया. वो फिजिक्स के बारे में था, एस्ट्रोफिजिक्स, ब्लैक होल्स, एलियंस वगैरह के बारे में था. पर ये इंसान एक पॉलीमैथ है, मतलब इनको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता है. अभिजीत सर नमस्ते. नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी. वेलकम टू द रणवीर शो हिंदी. अच्छा, मुझे इनके बारे में ये नहीं पता था कि ये एक साइंटिस्ट भी हैं. कभी शायद उस तरह की कोई वीडियो जहाँ पे इन्होंने ये बताया हो मेरे को देखने का मौका नहीं मिला. द रणवीर शो में फिर से लौट कर आपको क्या फील हो रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, पहली बार आज आया हूँ आपके शो के अंदर. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा है. वो कह रहे हैं लौट आज के, का ये कह रहे हैं टॉपिक है टॉप 10 पहली बार. माइंड ब्लास्टिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया. लोग कहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था. लोग कहते हैं कि हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में विमानों की बातें होती थी, विमान की डिस्कवरी हो गई थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गई थी. मैं ये चाहूँगा कि आपने जितना भी पढ़ा इतने सालों में, आप हिस्ट्री पर पढ़ते रहते हो. सर का एक खुद का एक यूट्यूब चैनल है, वो प्लीज़ देख लो. मैंने भी आपकी डिस्कवरी आपके यूट्यूब चैनल से ही की, जब आपने गेंगिस खान पर एक वीडियो बनाया. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था. और मैं चाहूँगा कि हर कोई वो मैंने भी वीडियो उसी जाके वीडियो देखे. से, पर अब सर आई वुड लाइक टू लेट, आई थिंक मैंने पहले ही बताया, जितना भी हिस्ट्री आपने आज तक पढ़ा इंडिया के बारे में, आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हो, पर इंडिया के बारे में जो भी आपने पढ़ा उसमें से टॉप 10 नगेट्स क्या है, टॉप 10 इंफॉर्मेशन पीसेस क्या है? आई वुड लेट यू कैरी द एपिसोड. तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है. राइट, अगर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि बड़े बड़े सिविलाइजेशंस थे. ग्रीस था, रोम था, पर्शिया, चाइना, एक्सेट्रा. ये सब सिविलाइजेशंस, फॉर एग्जांपल ग्रीस 3000 साल पुराना है, पर्शिया 3000 साल पुराना है, रोम 2500 साल पुराना है, चाइना 3-4 हज़ार साल पुराना है, इजिप्ट 5000 साल पुराना है. इंडियन सिविलाइजेशन इसमें इनका एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट लग रहा है और मुझे लग रहा है शायद ये बंगाल से खुद ही बिलोंग करते हैं. आई थिंक एक्सेंट से तो यही लग रहा है, या फिर वहाँ रहे होंगे. पुराना है. तो इसके लिए हमें हम दो चीज़ें दे सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स. तो हमारा जेनेटिक्स जो हमारे खून में है उसके थ्रू हम थोड़ा डिड्यूस कर सकते हैं हम कि हमारा जेनेटिक लीनेज, हमारा वंश कितना पुराना है, हमारे एंसेस्टर्स कहाँ से आए थे.
कहाँ से आए थे और कितने कितने वर्षों से इंडिया में है। तो अगर हम जेनेटिक्स का स्टडी करेंगे तो एक फील्ड है जेनेटिक्स का, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि इंडिया का जो जेनेटिक लीनिएजेस है, मेल, दो टाइप के लीनिएज होते हैं, मेल और फीमेल। ओके, तो इंडिया का जो मेल जेनेटिक लीनिएज है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 55,000 ईयर्स से प्रेजेंट है। मेल फीमेल ये कैसे डिवाइड होता है? मतलब औरतों का अलग जेनेटिक लीनिएज होता है? क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर डीएनए है, उसको 23 क्रोमोसोम्स में डिवाइड किया गया है। अब उसमें एक क्रोमोसोम है जिसको बोलते हैं वाई क्रोमोसोम। ये फादर वाई क्रोमोसोम होता है जो मेल का होता है और एक्स क्रोमोसोम होता है जो फीमेल का होता है। टू सन पास होता है। तो उसके अंदर जो म्यूटेशंस है वो हमारा पैट्रिलिनियल लीनिएज दिखाता है। और एक दूसरे किस्म का डीएनए है, इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो मदर टू डॉटर पास होता है। तो उसको हम स्टडी करेंगे तो उसके हिसाब से हम फीमेल लीनिएज देख सकते हैं। और वो म्यूटेट होता है? हाँ, उसमें स्पेसिफिक म्यूटेशंस है, उसको हम स्टडी करेंगे कितने साल से म्यूटेशंस प्रेजेंट है। मतलब बायोलॉजिकली स्पीकिंग, मान लो आपका जो डीएनए स्टैंड है, अगर आप एक अपने सर से एक बाल निकालोगे या अपने स्किन का एक पीस ले लोगे, उसको और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन करेंगे, उसके अंदर डीएनए होता है। हाँ, उसके सेल्स के अंदर डीएनए होता है। और डीएनए के भी अलग अलग हिस्से होते हैं। Yes. 23 पार्ट्स होते हैं। हाँ, ठीक है। और मान लो 23 करोड़ बोल, मेल डीएनए I think. मतलब जब कि कोई मान लो किसी ने सेक्स किया और सेक्स करने के बाद वो एक एग फर्टाइल हो चुका है, हाँ. एक एग फर्टिलाइज हो चुका है। फर्टिलाइज होगा, yes. तो फर्टिलाइज होने के बाद लाइफ का पहला स्टेप है कि इसमें एक्स क्रोमोसोम जाएगा। स्पर्म में XY होता है और एग में XX होता है। ओके, अब उसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है? अगर XY होता है तो मेल होगा, X ऑफस्प्रिंग है वो फीमेल होगा। ये दो चीजों में से एक चीज हो सकती है कि डबल एक्स हो सकता है या एक्स एक्स वाई वाई हो सकता है। एक्स वाई में जो बॉय। एक्स वाई है, अगर आप वो फर्टिलाइजेशन में एक्स वाई हो तो आप एक आदमी बन जाओगे, और पुरुष। एक्स एक्स पुरुष बन जाओगे, और Yes. अगर एक्स एक्स हुआ तो आप औरत बन जाओगे। यस, पर वो जो एक्स वाई है वो आप डायरेक्टली अपने पिताजी से इनहेरिट करते इनहेरिट करेंगे पर- और वो अपने पिताजी से इनहेरिट करेंगे, उसमें जो भी म्यूटेशंस है। मतलब जो आपके पिताजी की चेन है, हाँ। आपके पिताजी, आपके दादा, आपके वंश। परदादा, हाँ, वो वंश। डायरेक्टली टॉप तक जाता है, मतलब ओरिजिनल सोर्स। हाँ, तो ओरिजिनली किस टाइम पर वो म्यूटेशन ओरिजिनेट हुआ वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके प्रोसेसेस हैं। और फीमेल साइड का क्या मतलब? फीमेल साइज में क्या होता है कि एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो सिर्फ फीमेल्स में होता है। तो वो पास होता है फ्रॉम मदर टू डॉटर। ओके, तो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशंस होते हैं जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने साल पहले ओरिजिनेट हुए। ओके, इसलिए लोग कहते हैं, मतलब जैसे हमारे देश में गोत्र की बातें होती हैं, हाँ, यस, यही लॉजिक है यही लॉजिक है। कि आप, अगर कोई आपसे ये पूछा कि आपका गोत्र क्या है, तो आपने कहा कश्यप। हाँ, मतलब आपके पिताजी का भी गोत्र कश्यप है, उनके पिताजी का भी गोत्र कश्यप है। बट जब आप एक औरत से गोत्र के बारे में पूछोगे तो वो गोत्र अकॉर्डिंग टू मैरिज चेंज हो जाता है। हाँ, कि yes. गोत्र वाई क्रोमोसोम के बारे में, वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। हाँ. Am I right? यस, ओके, इट इज अ पैट्रिलिनियल लीनिएज, गोत्र। ओके, ओके, लेकिन जेनेटिक्स में मैट्रिलिनियल लीनिएजेस भी होते हैं। भी होता है। Yes. नाउ सर, आई लेट यू कंटिन्यू। ठीक है, सो अगर हम ये एनालिसिस करते हैं इंडिया में तो एक लीनिएज है जिसको बोलते हैं हैप्लोग्रुप F। ओके, ये पैट्रिलिनियल लीनिएज है, उसका टाइम ऑफ ओरिजिन है 55,000 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। मतलब तब स्टार्ट हुआ था। यस, एंड दिस लीनिएज, ये जो लीनिएज है हैप्लोग्रुप F, ये पूरी दुनिया में मोर देन 90% ऑफ मेल्स का एंसेस्ट्रल लीनिएज है। ओके, सो मोर देन 90% ऑफ नॉन अफ्रीकन मेल्स। तो अगर आप यूरोप में जाएंगे तो उधर भी बहुत सारे लोग मिलेंगे मेल्स जिनका एंसेस्ट्रल लीनिएज ये हैप्लोग्रुप F है, मतलब इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। और ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। सो आउट ऑफ अफ्रीका के बाद आउट ऑफ इंडिया एक्सपेंशन हुआ था अप्रोक्सीमेटली 55,000 ईयर्स अगो। और अगर आप मैट्रिलिनियल लीनिएज को देखेंगे तो दो हैप्लोग्रुप्स है, M और N, ये दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं बिटवीन 55 एंड 65,000 ईयर्स अगो। एंड ऑलमोस्ट 100% ऑफ नॉन अफ्रीकन फीमेल्स इज इन लीनिएजेस के डिसेंडेंट्स हैं। सर, हिस्ट्री की बात की जाए ना तो हम अक्सर सिर्फ वेस्टर्न हिस्टोरियंस की बातें सुनते हाँ, हैं, और उनके बहुत फिक्स थियरीज होते हैं कि अब ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था, फिर ये हुआ था। हाँ, पर अगर आप वाइडर हिस्ट्री पढ़ोगे, स्पेशली मॉडर्न हिस्टोरियंस की बातें पढ़ोगे, तो आपको फिर पता चलता है कि अरे ऐसे ऑल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस भी, ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री भी है। आई फील कि ये भी एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री का पार्ट है, जहाँ अब तक हमें कहा गया है कि नहीं, इतना समझ में आता है कि आप ये डिसाइड कर पाओगे कि जो फॉर एग्जांपल जो उन्होंने उसका बताया
एफ क्रोमोसोम का जो इन्होंने बताया कि वो 55,000 ईयर पहले हुआ था, लेकिन इसमें ये कैसे पता चलेगा कि ये किस जगह हुआ था? इसकी अगर ये कोई इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन दे सकते कि ये अगर पता चलता कि ये इस जगह पे ये चीज़ हुई थी, शायद इसका अगर ये तरीका हो कि इस चीज़ की हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इस जगह पे, इस तरीके से शायद पता चल सके, या इस तरीके का कोई लॉजिक अगर ये बताते तो शायद आगे बताएं। कि जितने भी वर्ल्ड वाइड ह्यूमन माइग्रेशन हुए वो अफ्रीका से स्टार्ट हुए थे। हाँ। बट ये साइंटिफिकली अभी जो आप कह रहे हो, साइंटिफिकली अभी प्रूफ है कि नहीं, शायद इंडिया से भी एक माइग्रेशन हुआ। ये क्या है ना, जो इंडिया से ये हैप्लोग्रुप्स निकले, आई थिंक इनका कहना है कि ओरिजिनली अफ्रीका से हुए थे और वही लोग बाद में फिर इंडिया से, उसी का ही एक ग्रुप इंडिया आया और फिर उस ग्रुप से फिर आउट ऑफ इंडिया हुआ, जो इनका कहना मुझे अभी तक जो समझ में आया है। वो भी पहले उनके एंसेस्ट्रल हैप्लोग्रुप्स अफ्रीका से आए हैं। So हाँ, क्या हुआ था ठीक। कि अप्रोक्सीमेटली 70,000 ईयर्स अगो अफ्रीका के बाहर एक माइग्रेशन हुआ था, आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन, यमन के आसपास वो होता। अब ये जो इथियोपिया। कुछ हजार लोग के आसपास थे, ये ईस्ट गए थ्रू द अरेबियन पेनिनसुला, इंडिया में आए, फिर इंडिया से पूरा एक्सप्लोजन हुआ आउट ऑफ इंडिया। सो ओरिजिनली जो इंडिया में थे वो भी अफ्रीका से ही आए थे। सो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी इनकरेक्ट नहीं है, बट उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टू ऑल डायरेक्शंस हुआ वो इंडिया से हुआ। मतलब मनुष्य, मानव जाति माना जाती है। का एक बड़ा हिस्सा इंडिया में एक्चुअली काफी देर तक था, वहां से एक्सप्लोर होके हाँ। जापान गया, अमेरिका गया, रशिया गया, यूरोप गया। क्रेजी। पर सर क्या फिर हम ये मान सकते हैं कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जब वहाँ यूरोप में स्टोन एज चल रहा था, यहाँ सिविलाइजेशन ऑलरेडी बन चुका था? ये सच है। ओके। सो अगर हम आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखें भारत का तो सबसे पुराना जो आर्कियोलॉजिकल साइट जो हमें मालूम है, जो हमें मिला है, वो हरियाणा में है। उसका नाम है भिर्रान्ना। उसका अगर हम कार्बन डेटिंग देखेंगे तो इट इज़ अबाउट 9,500 ईयर्स ओल्ड। ओके। और ये सो कॉल्ड हड़प्पन ईरा का एक हिस्सा है। ठीक है। सो हड़प्पन जो रीजन है वो अप्रोक्सीमेटली सप्त सिंधु रीजन है, पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब का रीजन है। पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था until 70 years ago। इवन सिंध में तो भी है यहाँ ना, पर इंडिया का मोहिंदोजारो। सबसे एक्सटेंसिव सिविलाइजेशनल आर्कियोलॉजिकल अपने को एविडेंस मिलता है। सो एटलीस्ट 9,500-10,000 ईयर्स पुराना है। और अगर हम आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं, स्टैचूज को देखते हैं, कार्विंग्स को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि एक कल्चरल कंटिन्यूटी है। फॉर एग्जांपल आज भी लेडीज मांग में सिंदूर लगाती है। अगर आप हड़प्पा में देखेंगे तो वहाँ पर स्टैचूज मिले, फीमेल स्टैचूज जिनके मांग में सिंदूर है। आज भी मंदिरों में शिवलिंग की पूजा होती है, अभी वहाँ पे भी 5,000 साल पहले होती थी। तो ये सब जो कल्चरल ट्रेट्स हमें मिलते हैं आज, वो ऑलमोस्ट 10,000 साल से कंटिन्यू हो रहे हैं। और हमने अभी आर्कियोलॉजी तो शुरू भी नहीं की है, हज़ारों साइट्स हमने एक्सप्लोर नहीं किए। तो इट इज़ पॉसिबल कि एक्चुअली अपना सिविलाइजेशन का आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड एटलीस्ट 10, 15, 20,000 साल जा सकता है इन द पास्ट। और वो हमें पता भी नहीं है अभी। हाँ, पता भी नहीं है अभी। हाँ। Amazing. I will let you move on to point number 2, sir. तो अगर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन और हड़प्पन ईरा के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को हम देखेंगे, तो हजारों छोटे छोटे सिटीज थे, बड़े अर्बन सेंटर्स थे। ये दुनिया का सबसे पहला कंप्लीटली अर्बन सिविलाइजेशन था। अच्छा, यहाँ पे जो ये अभी तक इन्होंने बताया कि 15 से 20,000 साल, इसकी ओवरऑल जो एक वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेंस इस थ्योरी की कितनी है, ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। क्या इस चीज़ की पूरी दुनिया में इसको एज ए फैक्ट अग्री किया गया है पूरी दुनिया में, और क्या यही चीज़ पढ़ाई जा रही है? एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें, सिविलाइजेशन वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया से बाहर या और जगहों पे, या नहीं पढ़ाई जा रही? ये एक क्वेश्चन है। और
10,000 साल पहले की वन ऑफ द सिविलाइजेशन में, जैसे एस्टेक और माया जो हैं, जो मेक्सिको वगैरह में और साउथ अमेरिका में सिविलाइजेशंस हैं, वो उनकी सिविलाइजेशन भी जो प्रूफ्स मिले हैं उससे पता चलता है कि वो भी ऑलमोस्ट 10,000 साल पहले सिविलाइजेशन उन्होंने अपनी लेवल पे शुरू कर ली थी. फॉर एग्जांपल जो मेक्सिको में पिरामिड्स मिलते हैं आज के टाइम पे, हालांकि वो कितने बारबैरिक थे वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है, बट सिविलाइजेशन उनकी भी थी टू सम एक्सटेंट. देश था एक, देश पूरा, देश मात्र. हाँ पूरा अर्बन था. मतलब ये वेल प्लान्ड सिटीज थे ग्रिड सिस्टम के अनुसार. आज इंडिया के बड़े बड़े सिटीज आप देखेंगे कम्प्लीटली अनप्लान्ड है. हर डायरेक्शन में कुछ भी बन जाता है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता ये है. ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ. ये एक्चुअली पोस्ट कॉलोनियल चीज़ है कि हमारे जो ब्रिटिश के बाद जो हमारे रूलर्स आए उन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं किया है. एनीवे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें फुल टाउन प्लानिंग था, सिटी प्लानिंग था, प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से. अनकंट्रोल्ड इंटरनल माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस एंड रूरल एरियाज टू द सिटीज़, ये है प्रॉब्लम. और आई थिंक कंट्रोल्ड माइग्रेशन को नहीं करना चाहिए, कंट्रोल्ड उनकी रिहैबिलिटेशन को सिटीज़ में करना चाहिए. माइग्रेट तो जिसका जहाँ होने का मन है वो होना चाहिए, ये 100% आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन सिटीज़ को इस चीज़ के लिए रेडी करना चाहिए कि अगर एक साइजेबल चंक ऑफ पॉपुलेशन मूव इन होता है तो उसको कैसे अकोमोडेट किया जाए. ओके, शैंटी टाउन्स और शैबी अकोमोडेशन फॉर अ टाइम बीइंग चल सकते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ कंटिन्यू हो रही है डेकेड्स के लेवल पे तो ये फेलियर है गवर्नमेंट का. और उस टाइम के जो सिटीज़ और टाउन्स, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम्स था वो आज के इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटी से अच्छा था. ये तो है. और इंजीनियरिंग के बहुत बड़े बड़े वर्क्स थे उसमें. मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स थे 5-6 हज़ार साल पहले. कहाँ दुनिया में मिलेगा ऐसा. सो दिस वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली अर्बनाइज्ड एंड फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन. क्योंकि उस टाइम पे माइनिंग होता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था बहुत सारी चीज़ों का, ट्रेड होता था विद अलग अलग जगहों से. और माइनिंग में जो अगर टिन नाम का एक मेटल है वो सेंट्रल एशिया से लाते थे हमारे ही लोग. तो इतना बड़ा सिविलाइजेशन था और बहुत सारे माइग्रेंट्स भी आते थे अलग अलग जगहों से. बिकॉज हमें कुछ स्केलेटन्स मिले हैं वहाँ पे जिनका जेनेटिक्स अलग है और जिनका ओरिजिन बाहर से है. तो जैसे आज अमेरिका बहुत प्रॉस्परस है तो हर देश से लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि सबको वहाँ पे अच्छा लाइफ चाहिए. तो वैसे उस टाइम पर 5,000 साल पहले जो अपना सप्त सिंधु रीजन में जो सिविलाइजेशन था वहाँ पे पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स आते थे. दुनिया का अमेरिका था तभी उस टाइम के का. ज़माने. Yes. और अच्छा, यहाँ पे मैं रुकना चाहूँगा. आज मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा और आगे कल मूव ऑन करूँगा. ठीक है, अच्छी बात है. इतना ये तो एक जनरल पॉपुलर नॉलेज है कि ड्रेनेज वाइज, सिटी मैनेजमेंट वाइज, अर्बन प्लानिंग के हिसाब से ये दुनिया की अपने टाइम की सबसे ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थी. ये आई थिंक पूरी दुनिया में अग्रीड अपॉन फैक्ट है. और जैसा कि रणवीर ने कहा कि उस वक्त का अमेरिका था, ठीक है, पर हम पता क्या गलती कर देते हैं कभी कभार एज यंग इंडियंस या फिर प्राउड इंडियंस. हम ये गलती कर देते हैं कि हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस तरह से ले लेते हैं कि हम तो इतने ज़बरदस्त थे, पर वो चीज़ 2,500 साल कम से कम और इनके हिसाब से 15-20 हज़ार साल पहले गुजर चुकी है, ठीक है, या 3,000 साल पहले. तो आज अगर हम उस फैक्ट को लेके बैठे रहेंगे, मेरा ये कहना है कि एक तो कभी भी हमें अपनी ग्रेटनेस को माइंड में रख के किसी भी चीज़ की खोज नहीं करनी चाहिए. खोज किसी भी चीज़ की ये करनी चाहिए कि ट्रूथ का पता चले, चाहे जो भी हो ट्रूथ, चाहे हमें हर्ट करता हो या हमें प्राउड करता हो, फ़र्क नहीं पड़ता. इम्पॉर्टेंट ट्रूथ है पहली चीज़. दूसरी चीज़, वो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेगा क्योंकि, और हमें अपनी एग्जैक्ट कंडीशन से अवेयर कराएगा. दूसरा, हम बहुत सुपर ग्रेट भी थे अगर आज से 2,500 साल पहले, तो वो हम नहीं थे, वो कुछ और लोग थे. हम उनके उससे आ रहे हैं लीनिएजेस के थ्रू, लेकिन हम उनके किए गए काम का क्रेडिट नहीं ले सकते. हम अक्सर कहते हैं कि जब कोई यूँ कहे तुझे पता है मेरा बाप कौन है, तो हम उसे कितनी गलत निगाह से देखते हैं कि अपने बाप के दम पे चौड़ा हो रहा है. तो वो तो हमारे आई थिंक 150-200 जनरेशन पहले के लोग होंगे ना. तो हम उनके अचीवमेंट्स पे कैसे
अपने आप को, अपने खुद के गर्व को जस्टिफाई कर सकते हैं। हाँ, हम उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं कि दे वर वेरी रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टेबल, कि उन्होंने उस टाइम पे इतना कुछ कर लिया, ठीक है। पर हम आज के टाइम पे दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में, उसके हिसाब से हम कहाँ खड़े हैं, ये शायद हमारा बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए अपने आप से, या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए हमारे लिए। एनीवेज, आज मैं यही रोकता हूँ, कल कंटिन्यू करेंगे। देखने के लिए थैंक यू।